नमस्कार सभी को। हम पंछी उन्मुक्त गगन की। जी हाँ, ये कविता है आपकी कक्षा 7वीं की वसंत भाग 2 पुस्तक की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रची गई है। बहुत ही सुंदर कविता है जहाँ पक्षियों के भाव को प्रकट किया गया है। जानते हैं इस कविता के शीर्षक का अर्थ क्या है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम यानी सभी पक्षियों की बात की गई है। यहाँ पे पंछी शब्द का इस्तेमाल पक्षी के लिए किया गया है। उन्मुक्त शब्द का अर्थ है स्वतंत्र, बंधन रहित। जहाँ पे कोई बंधन ना हो, स्वतंत्र हो, ऐसे गगन, गगन यानी आसमान, खुला आकाश के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यानी कि हम पक्षी हैं बंधन रहित, स्वतंत्र आसमान के। पहला जो इसका पद है देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न रह पाएंगे। हम पंछी हैं आज़ाद आसमान में उड़ने वाले। पिंजरे में बंद हम बिल्कुल नहीं गा पाएंगे। देखो, आप सभी बच्चे जानते हो कि अपने शौक के लिए मनुष्य पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखता है। अब वो उस पिंजरे में उन्हें दाना, पानी सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी पक्षियों के मन का भाव कैसा है, उनकी इच्छा कैसी है कि वे तो खुले आसमान, स्वतंत्र आकाश के पंछी हैं। वो पिंजरे में बंद होकर यानी पिंजरबद्ध, पिंजरे में रहकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, ठीक है, जो छोटी छोटी तीलियां हैं, जो पिंजरे की जो तीलियां यहाँ पर बताई गई हैं, उनसे टकराकर वो कहते हैं हमारे पुलकित कोमल पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी यहाँ बोल रहे हैं कि हम पक्षी जो नदी का पानी पीने वाले हैं, बहता जल यानी नदी का जल, ठीक है, बहता जल, हम बहता जल पीने वाले हैं। आप हमें कटोरे में, एक कटोरे में पानी, एक कटोरी में पानी रख दोगे पिंजरे में, तो हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हम कैसे पंछी हैं, हम बहता जल पीने वाले पंछी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी। वो कहते हैं कि नीम के पेड़ के ऊपर जो कड़वी निबोरी लगती है, बेटा नीम के पेड़ का फल, उसे हम क्या कहते हैं, निबोरी, ठीक है। कहीं भली है कटुक निबोरी, ये कड़वी निबोरी कहीं अच्छी लगती है हमें कनक कटोरी की मैदा से। कनक शब्द ना सोने के लिए उपयोग किया जाता है। सोना जाते हैं ना, सोना चांदी, तो सोने की कटोरी की मैदा से भी, यानी जो आप अच्छा पकवान खाने की अच्छी चीज़ हमें दोगे सोने की कटोरी में, उससे तो हमें जो नीम की कड़वी निबोरी होती है वही अच्छी लगती है। यानी उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। कहने का भाव क्या है कि अगर वह स्वतंत्र हैं तो उन्हें कड़वी निबोरी खाने से भी कोई परहेज नहीं है। उन्हें सोने की कटोरी की मैदा अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कहते हैं सोने की श्रृंखला यानी सुविधाओं के बंधन में। बच्चे, स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ क्या है, यहाँ पे सुविधाएं जो हमें दी जा रही हैं पिंजरे में, इनके बंधन में हम तो अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल जाएंगे। किस तरह से हम प्रकृति में रहते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं, फिरते हैं इधर उधर, हम तो सब कुछ भूल जाएंगे ना एक जगह पे रहते रहते। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बहुत ही खूबसूरत लाइन शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। यहाँ पे ये पंक्ति देखिए, हम सिर्फ सपने देख रहे हैं। सपनों में ही देखेंगे ना, अगर पिंजरे के अंदर रहेंगे, आसमान में उड़ नहीं पाएंगे, अपनी मर्जी नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं
कि तरु की फुनगी, तरु क्या होता है बच्चे? पेड़, ठीक है। तरु की फुनगी पर के झूले, जैसे पेड़ों पर बैठ के हम झूला लेते हैं ना, वो तो हम सपनों में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे हमारी ऐसी ख्वाहिश थी, ऐसा हमारा सपना, अरमान यानी इच्छा, ऐसी इच्छा थी हमारी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, नीले आकाश में दूर तक उड़ते, सीमा पाने यानी दूर दूर तक नीले आसमान में, नभ में, नभ का अर्थ है आसमान में उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। हाँ, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि लाल किरण सी चोंच खोल। सूरज की लालिमा होती कैसी होती है? लाल रंग की होती है। हाँ, वो किरणें अपनी चोंच की तुलना उससे की गई है, उसको खोलकर हम चुगते रहते तारक अनार के दाने। जैसे पक्षी अपने सरल स्वभाव में प्रकृति में जिस प्रकार से रहते हैं, अपने लिए दाने चुगते हैं, इस तरह का स्वभाव उनका अरमान है, उनकी ख्वाहिश है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज का मतलब क्या है? क्षितिज का अर्थ है आकाश, ठीक है। सीमाहीन, अभी आप बच्चों देखो आसमान की तरफ, खुले आसमान, आपको कभी इसका अंत दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। तो जिस चीज़ का अंत नहीं दिखाई देता, जिस चीज़ की सीमा दिखाई नहीं देती, हद दिखाई नहीं देती हमें, उसे हम क्या बोलते हैं? सीमाहीन, बाउंड्री लेस, ठीक है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। देखो आप कई बार देखते हो आसमान में पक्षी खुले आकाश में किस तरह से एक दूसरे के पीछे, जैसे मानो कि कोई प्रतिस्पर्धा लगी हो, कोई होड़ लगी हो, उनमें कोई कंपटीशन लगा हो, कौन तेज दौड़ता है। तो ऐसी होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हाँ, खुले आसमान से जिसकी कोई सीमा नहीं है, हम इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी उड़ते खूब, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम आसमान के अंत तक पहुंच जाते। जहाँ आसमान और धरती मिलते हैं, क्षितिज, या तो वो मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें फूल जाती। तंती सांसों की डोरी यानी सांसें लेना दूभर हो जाता, या तो हम जाते या फिर मिलन हो जाता। या हमारा जो सांसें हैं वो रुक जाती, या हमारा क्षितिज मिलन बन जाता। नीड़ न दो चाहे टहनी का, कह रहे हैं कि घोंसला ना दो हमें, चाहे टहनी का घोंसला ना दो, आश्रय छिन भिन कर डालो। चाहे हमारा जो घोंसला है, नीड़ है, उसे तुम तोड़ डालो, छिन भिन कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो उसके, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत ही प्यारा भाव देखिए पक्षियों का। अगर पंख दिए हैं ना हमें, भगवान ने हमें अगर पंख दिए हैं, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जो हमारी खुली उड़ान है आसमान में, इसमें किसी प्रकार की रुकावट मत बनो, रुकावट ना डालो। विघ्न का मतलब रुकावट, ठीक है। तो शिव मंगल सिंह सुमन की बहुत ही खूबसूरत कविता है ये। हाँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उम्मीद है आप सब बच्चों को ये कविता बहुत पसंद आई होगी। आइए इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न अभ्यास लिखोगे तो आप खुद ही, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? अब देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन की जो ये कविता है, आप इस तरह से उत्तर का आरंभ कर सकते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के में पक्षियों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, आज़ाद रहने की भावना को, स्वतंत्र रहने की भावना को। अब मैं आपसे कहती हूँ, आपको इस तरह से ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए आपको किसी बहुत सुंदर घर में रखा जाए, वहाँ आपको सब कुछ दिया जाए, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनने को दिए जाएं, हाँ,
आप वहाँ बैठकर टीवी देखो आराम से, जो मर्जी आप चाहो वो आपको वहाँ मिल जाए, लेकिन आप उस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, ये शर्त है। तो मुझे आप बताइए, आप कितने दिन उस कमरे में रह लोगे? इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी क्या है? उसकी आज़ादी। इस आज़ादी के लिए तो आपका इतिहास गवाह है कि क्या क्या बलिदान दिए हमने। उसी प्रकार से प्रकृति के जो पक्षी हैं उन्हें भी अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। हाँ, तो अगर हम उन्हें सोने के पिंजरे में भी कैद कर लेते हैं ना, बंद कर लेते हैं, और उन्हें सारी सुख सुविधाएं क्या, उनको खाना दे रहे, दाना दे रहे, पानी दे रहे, ठीक है, हवा भी दे रहे हैं, उन्हें पंखे के नीचे उनका पिंजरा रख दिया, किसी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं है, हाँ, तब भी वो पक्षी स्वतंत्रता को इस सब से ऊपर मानते हैं, आज़ादी को। इसलिए वो आज़ाद रहना चाहते हैं, इसी वजह से वो सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। आशा है आपको इस प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया हो और उत्तर भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त यानी स्वतंत्र। पक्षी स्वतंत्र रहकर, आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? आसमान में उड़ने की, ठीक है, जो कटुक निबोरी है वो भी उन्हें अच्छी लगेगी। हाँ, फिर वो क्षितिज से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, खूब उड़ना चाहते हैं, सीमाहीन क्षितिज में पंखों की होड़ा होड़ी चाहते हैं, ठीक है। वो ये भी नहीं चाहते कि उनका जो घोंसला है वही उन्हें मिले, उनका आश्रय भी, वो आश्रय को भी नहीं चाहते। वो बस इतना चाहते हैं कि उनको ईश्वर ने अगर पंख दिए ना तो खुले आसमान में वो उड़े और कोई उनकी उड़ान में ना रुकावट ना बने, ठीक है। तो ऐसी उनकी इच्छा है। भाव कहने का है कि वे स्वतंत्र होकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहते हैं हम ऐसे स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं कि जहाँ धरती आकाश आपस में मिलते हैं वहाँ पे हम पहुँच जाते, या फिर हमारी सांसें खत्म हो जाती, या ये जीवन की जो डोरी है वो तन जाती। कविता से आगे। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित नहीं है। मेरे विचार से अगर हम इंसान आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, हमें भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, तो हम किसी दूसरे जीव की स्वतंत्रता को कैसे छीन सकते हैं? ठीक है, तो मेरे विचार से तो पक्षियों को पालना उचित नहीं है, ठीक है। उन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उन्हें भी उन्मुक्त होकर गगन में उड़ने का अधिकार है। उन्हें पालना उनके अधिकारों का हनन करना होगा। अब ख में देखिए, भाग में क्या पूछा गया है। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो ये बच्चे आप अपना अपना अनुभव लिखोगे, ठीक है, कि मैंने तो कोई पक्षी नहीं पाला है। आप अपना अनुभव लिखोगे कि आप उनकी, अगर आपने या आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार में किसी ने पक्षियों को पाला है तो उनकी देखरेख में वो क्या क्या करते हैं, आप उनसे पूछकर उनके अनुभव जो हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। या आप ही ने अगर पक्षी को पाला है तो आप अपने भी अनुभव यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं अगले पृष्ठ पर क्या प्रश्न है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। देखिए, बड़ी ही गंभीर बात इस प्रश्न के द्वारा रखी गई हमारे आगे कि हम पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद रखते हैं तो उनकी आज़ादी तो हम छीन ही लेते हैं, ये तो मालूम ही है, लेकिन पर्यावरण भी प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है बेटा? बहुत जो पक्षी हैं वो दाना चुगते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं,
आपको पता है ना, पक्षी कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो किसी ना किसी तरह से वो जो हमारा पर्यावरण है वहाँ उसका संतुलन बनाने में उनका सहयोग भी रहता है। ठीक है। और जो हम साइंस में पढ़ते हैं ना, फूड चेन, ठीक है, फूड चेन में हम पढ़ते हैं हु ईट्स हुम, कौन किसे खाता है। तो पक्षी भी अगर प्रकृति में रहेंगे और अपना सहयोग करेंगे फूड चेन में, ठीक है, जैसे वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, है ना, तो किसी जीव की अगर ये चेन बनी हुई है तो पक्षियों की उसमें ना रहने से उनकी संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है। तो इस पर काबू पाने के लिए पर्यावरण में उनका रहना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में भी अगर कोई और चीज़ आती है तो आप इसमें उसको जोड़ सकते हो। ठीक है। 10 पंक्तियों में इस तरह से आपका जो विचार है वो पूरा लिखा जाएगा। अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? बिल्कुल। आप अभी देखिए 5G नेटवर्क का जो स्थापना की गई है ना, पूरे संपूर्ण विश्व में, उसकी रेंज इतनी खतरनाक है कि गौरैया चिड़िया देखने तक को नहीं मिलती, है ना। 4G 5G नेटवर्क है जो, तो क्या इन्हीं वजहों से हम अपने सुंदर सुंदर पक्षियों को खो देंगे? बिल्कुल। वर्तमान शैली और शहरीकरण से जो हमारे पक्षी हैं, अब शहरीकरण में होता क्या है, पक्षियों को रहने के लिए पेड़ चाहिए। शहरीकरण से सबसे ज़्यादा नुकसान जंगलों को हुआ, पेड़ों को हुआ, हमने उन्हें काट दिया। तो पक्षी कहाँ रहेंगे, कहाँ नीड़ बनाएंगे, कहाँ घोंसले बनाएंगे? हाँ, तो इस तरह से बिल्कुल बात ये सही है कि वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण जो है, इसके साथ जुड़ी हुई योजनाएं, चाहे वो 5G 4G नेटवर्क हैं, बड़े बड़े टावर हैं बिजली के, तो वो पक्षियों के लिए घातक तो अवश्य हैं। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पक्षियों को देखो दाना पानी, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, पानी इतना दूषित हो गया है, तो कई लोगों को देखा है आपने, आप भी शायद करते होंगे अपने घरों में, हाँ, मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, गर्मियों में दाना रखते हैं ताकि पक्षी खाएं उन्हें। ठीक है। हमारा भी उनके प्रति संवेदनशील स्वभाव होना चाहिए ना, सहानुभूति होनी चाहिए हमारे अंदर भी। तो उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन ये आप कर सकते हैं अपनी कक्षा में अपने अध्यापक की सहायता से। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, घर बनाया है, घोंसला बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। या तो हम वो घोंसला अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो आप बच्चे आपस में चर्चा करके विचार एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं उन्हें। भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। बेटा गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? पहले तो देखिए, विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है। इसमें अगर गुणवाचक शब्द जुड़ा हुआ है तो ऐसे विशेषण जो गुणों की विशेषता बताएं, ऐसे शब्द विशेषण के जो गुणों के बारे में बात करें उन्हें, जैसे श्रृंखला की स्वर्ण, स्वर्ण श्रृंखला। लाल किरण, किरण कैसी है? लाल है। तो यहाँ पे गुणों की बात की गई है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो आइए देखते हैं कविता में आपकी कौन से, यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला जैसे और हैं। हाँ जी, ये देखिए, तारक अनार के दाने, है ना, लाल किरण सी और तारक अनार के दाने, फिर कनक कटोरी की मैदा से। एक तो हो गया आपका तारक अनार के दाने, दूसरा कनक कटोरी की मैदा से, और तीसरा देखिए कनक तीलियों से टकराकर। ठीक है। तो ये आपके
कैसी तीलियां हैं? कनक, सोने की। कनक कटोरी, सोने की कटोरी। तारक, अनार के दाने। तो जो तारे जैसे हैं अनार के दाने। तो इस तरह से ये शब्द आप अपनी कविता से ढूंढकर लिख सकते हो। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जो ये लगा हुआ है ना चिन्ह, इसको क्या कहते हैं बच्चे? सामासिक चिन्ह। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे को हम कैसे पढ़ेंगे? भूखे और प्यासे। ठीक है, ये चिन्ह क्या है? सामासिक चिन्ह। भूखे और प्यासे। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं? जैसे छिन्न भिन्न, ये आया ना आपके यहाँ पे, ये देखो कविता में आया हुआ है छिन्न भिन्न। अब इसमें बीच में आपके सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या पढ़ोगे आप इसको? छिन्न और भिन्न। होड़ा होड़ी, होड़ा और होड़ी। आइए देखते हैं और लगे हैं कि नहीं। भूखे प्यासे तो यहाँ लिखा हुआ है, भूखे और प्यासे। बस ये शब्द हैं। आप और भी बना सकते हो। क्या बनाओगे आप? भूखे प्यासे, छिन्न भिन्न, हाँ, हल्का फुल्का, हल्का और फुल्का, हाँ, आने जाने, आने और जाने से, है ना, ऐसे शब्द आप बना सकते हो। तो आप बच्चों का दिमाग बहुत कोमल होता है और बहुत तीव्र गति से काम करता है, तो आप बच्चे हमसे भी अच्छे उदाहरण ला सकते हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मुझसे अगर कोई गलती हो गई होगी कहीं पे, तो आप मुझे एक मनुष्य समझ के ही माफ़ कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। ये तो आप सबको जानते ही हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट। आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो मुझे आपके भाव का भी पता चल जाता है कि भविष्य में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है और अच्छी, और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि मैं हिंदी के और दूसरे अध्याय भी आपके सामने इस तरह से लेकर आऊँ। आपके सहयोग के लिए, पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।